यहाँ हम पढ़ेंगे भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम केवल एक सिंगल वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक। बोले तो कंप्लीट संविधान के आर्टिकल हम केवल इस एक वीडियो में पढ़ेंगे। मेरा मकसद है इस केवल एक वीडियो में, लगभग आधे से 1 घंटे के वीडियो में आपके सभी संविधान के आर्टिकल समझाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान, इसमें अनुच्छेद है 395 कंप्लीट, और इन 395 अनुच्छेदों को कंप्लीट 22 भागों में बांटा गया है। तो इसमें भाग 1 है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, मतलब भारत एक संघ है और उसके राज्यों का क्षेत्र क्या होगा इसके बारे में। तो यहाँ बात करें तो संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 इसमें है कि संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2 का क मतलब ए है जो है कि निश्चित है, जिसको संसद द्वारा निश्चित कर दिया गया है। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जब संसद जब चाहे तब जो वर्तमान राज्य हैं या नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं वर्तमान राज्यों से, और वर्तमान राज्य के सीमा या क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन कर सकते हैं बिना उस राज्य की सहमति के। अनुच्छेद 4 है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियों का वर्णन है अनुच्छेद 4 में। भाग 2 है नागरिकता से संबंधित। भाग 2 है नागरिकता से संबंधित। तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। तो यहाँ हम बात करें तो अनुच्छेद 5 है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। भाग 6 है अनुच्छेद 6 है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। बोले तो पाकिस्तान से जो भारत आए हैं उन लोगों की नागरिकता के विषय में अधिकार है। अनुच्छेद 7 है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। बोले तो जो आज़ादी के समय पर कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और उसके बाद में वापस अगर भारत आते हैं तो उन लोगों के नागरिकता के अधिकार। भाग 8 है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्योगों के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। बोले तो जो है जो भारत के बाहर चले गए हैं लोग और भारतीय उद्योग के कुछ व्यक्तियों नागरिकता के मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति जिनकी नागरिकता जो विदेश में चले गए उनकी नागरिकता के संबंध में। अनुच्छेद 9 है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। बोले तो अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारतीय नागरिकता उस व्यक्ति की खत्म हो जाएगी, और दूसरे की ग्रहण की तो यहाँ की खोई। अनुच्छेद 10 है आर्टिकल 10 है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना जब तक कोई देशद्रोह या अन्यथा कर्म न करे। आर्टिकल 11 है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार के विधि द्वारा विनियमन किया जाना। मतलब निकट भविष्य में संसद जो मूल संविधान था उसमें कही गई थी ये बात कि अगर निकट भविष्य में संसद चाहे तो नागरिकता पर नए कानून बनाएगी। मतलब वर्तमान में कोई भी संविधान द्वारा नागरिकता के बारे में कोई कानून नहीं है, केवल यह शर्तें हैं जो इस वर्तमान समय में लागू हुई। भाग 3 है मूल अधिकार साधारण। भाग 3 में है संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 12 में वही परिभाषा है संघ एवं उसके राज्य की कि कौन कौन मूल अधिकार दे सकता है। भाग 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। मतलब मूल अधिकारों का तब तक बने रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य न करे। अब यहाँ आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समता के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर
या प्रतिषेध। बोले तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका प्रतिषेध है इसमें। आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मतलब किसी भी रोजगार के अंदर आपके समान अवसर मिलेंगे आपको। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत वगैरह का अंत। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत, मतलब कोई भी उपाधियां धारण नहीं कर सकता, मतलब नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकता। जैसे कि भारत रत्न, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऐसे भारत रत्न आगे मतलब नाम को आगे उपाधि की तरह धारण नहीं कर सकते, किसी भी सम्मान को नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकते। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है स्वतंत्रता के अधिकार। उसमें आर्टिकल 19 है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 का क है जो कि बाद में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क की शिक्षा जो कि कक्षा 1 से 8 तक है, उसका अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। आर्टिकल 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब आर्टिकल 23 और 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, मतलब आप मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते, मानव देह व्यापार नहीं कर सकते और किसी को जबरदस्ती काम पे नहीं रख सकते। कारखानों आदि के में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 24। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के आभार रूप से मान्य आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 किसी विशेष धर्म में की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, मतलब जो भी धार्मिक कार्यों के लिए जो भी धन होगा वो टैक्स फ्री होगा। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता। अब आर्टिकल 29-30 है, 29, 30 और 31 है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करेगी, मतलब सरकार भी उनको सहयोग करेगी। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। बोले तो इस आर्टिकल 30 के तहत आपके जो भी नए मदरसे खोले जाएंगे उनके अंदर गवर्नमेंट उनको अनुदान सब्सिडी देगी। आर्टिकल 31 निश्चित संसद द्वारा निरस्त कर दिया गया। कुछ विधियों की व्यावर्ती। यह है आर्टिकल 31 का क संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावर्ती। 31 का ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। 31 का ग कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावर्ती। 31 का ग निश्चित इसको कैंसिल कर दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32, 33 और 34, 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिनियम। आर्टिकल 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। आर्टिकल 32 का कहता है उसको संसद द्वारा निश्चित कर दिया गया। आर्टिकल 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन, मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर सैन्य कानून लागू हो गया या सैन्य क्षेत्र है वहाँ आपके मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे। आर्टिकल 35 मतलब भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। बोले तो आप किस कोर्ट में जा सकते हैं, क्या कर सकते हो वो है। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 36 में इसकी परिभाषा। आर्टिकल 37 इस भाग में
अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। आर्टिकल 38 है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल 39 है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। आर्टिकल 39 का क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 41 है, यहाँ आर्टिकल 40 में ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आज भी कुछ एक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ग्राम पंचायतें नहीं है, जैसे दिल्ली में, गोवा में। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। आर्टिकल 43 है कर्मकारों के लिए निर्वाह और मजदूरी आदि। आर्टिकल 43 का क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का क्या है, सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। आर्टिकल 44 है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी बात करते हैं अपने अमित शाह जी। ये आर्टिकल 4 मतलब चार चार सम्मान हो गया, चार चार सम्मान मतलब एक समान सिविल संहिता। आर्टिकल 4(5) बोलता 45 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। आर्टिकल 46 है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। आर्टिकल 47 है पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। आर्टिकल 48 है कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 का क्या है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। ये इसी के तहत आर्टिकल 48 के तहत ही आपके राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। बोले तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI का गठन आर्टिकल 49 के तहत ही किया गया है। आर्टिकल 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब 50 में 50 कर दिया न्यायपालिका और कार्यपालिका को, मतलब अलग अलग कर दिया, आधा आधा कर दिया। आर्टिकल 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आर्टिकल 51 बोलते 51 में ही आपके विदेशी संबंध आते हैं। भाग 4 का क्या है, मूल कर्तव्य। 51 आर्टिकल 51 के तहत मूल कर्तव्य आपके जोड़े गए हैं, जो कि कुल 9 है। भाग 5 है संघ से संबंधित, यह है कार्यपालिका के बारे में है। भाग 5 राष्ट्रपति और इसमें भाग 5 में संघ के बारे में जो जानकारी दी गई है उसमें अध्याय 1 कार्यपालिका का और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जो आर्टिकल दिए गए, यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल दिए गए। हाँ दोस्तों, आपको जल्दी इसी चैनल पर राष्ट्रपति के बारे में सभी आर्टिकलों को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई दी जाएगी, साथ ही उपराष्ट्रपति के लिए भी आपको जल्दी बता दी जाएगी। आर्टिकल 52 है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल 53 है संघ की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल 57 निर्वाचन के लिए पात्रता। आर्टिकल 58 है राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हता है। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के लिए पद के लिए शर्तें। आर्टिकल 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 61 है राष्ट्रपति और महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 62 है राष्ट्रपति के पद के रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। आर्टिकल 63 है भारत का उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 64 है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। आर्टिकल 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, उसके कर्तव्य का निर्वहन। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल यहाँ 66 से आपके उपराष्ट्रपति स्टार्ट हो चुके हैं।
66 से हो सके उपराष्ट्रपति स्टार्ट। आर्टिकल 67 है उपराष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल 68 है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। आर्टिकल 69 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, उपराष्ट्रपति द्वारा सॉरी। आर्टिकल 17 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। आर्टिकल 72 समा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियाँ, मतलब या राष्ट्रपति की समा की शक्ति के बारे में आर्टिकल 72 में बताया गया। आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब यहाँ नेक्स्ट चैप्टर आ गया मंत्रिपरिषद से संबंधित। आर्टिकल 76 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 75 है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। यहाँ आर्टिकल 76 है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी। सरकारी कार्य का संचालन। आर्टिकल 77 और 78 सरकारी कार्य के संचालन से संबंधित है। भारत सरकार के कार्य का संचालन राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अध्याय 2 भाग 5 के अंदर संसद से संबंधित है, इसमें साधारण है। आर्टिकल 79 संसद का गठन। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना। 81 है लोकसभा की संरचना। 82 है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 83 है संसद के सदनों की अवधि। 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। 85 है संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल 86 है संसदों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 88 है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अब है भाग अध्याय 3 संसद के अधिकारी भाग 5 के अंदर। 89 है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 91 है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल 92 है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 93। आर्टिकल 94 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 95 है अध्यक्ष के पद कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल 96 में है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 97 बोले तो सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय। कार्य संचालन की बात करें तो 99 आर्टिकल 99 सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 100 है सदनों में मतदान। रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणापूर्ति। सदस्यों की निरर्थता। आर्टिकल 101 में है सदनों स्थानों का रिक्त होना। 110 सदस्यता के लिए निरर्थता है। आर्टिकल 103 है सदस्यों की निरर्थता से संबंधित प्रश्न पर विनिश्चय। आर्टिकल 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने में या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्जित न होते हुए भी निरर्जित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ विशेषाधिकार और मुक्तियाँ। आर्टिकल 105 और आर्टिकल 106 में है ये। तो आर्टिकल 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ विशेषाधिकार आदि। आर्टिकल 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। विधायी प्रक्रिया। आर्टिकल 107 से लेकर आर्टिकल 111 तक है विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया में आर्टिकल 107 है विधेयकों के पूरी स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। आर्टिकल 108 है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आर्टिकल 109 है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ये मोस्ट आर्टिकल है। आर्टिकल 109 यहाँ बात करें तो विधायी प्रक्रिया में आर्टिकल 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 भी इम्पोर्टेंट है धन विधेयक की परिभाषा और
आर्टिकल 111 ये भी इम्पोर्टेंट है विधायी शक्तियों में, ये लास्ट वाले तीनों। 108 भी वैसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में ये बात करता है। आर्टिकल 111 है विधेयकों पर अनुमति। वित्तीय विषय के संबंध में प्रक्रिया। आर्टिकल 112 से लेकर 117 तक वित्तीय संबंधों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। तो आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बोले तो बजट की बात करता है इसमें आर्टिकल 112 के अंदर। आर्टिकल 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रायिकता प्रक्रिया। आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। आर्टिकल 116 लेखानुदान प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। आर्टिकल 117 है वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। आर्टिकल 118 से लेकर 120 तक साधारण प्रक्रिया से संबंधित है। आर्टिकल 118 प्रक्रिया के नियम। आर्टिकल 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधिद्वार विनियमन। आर्टिकल 120 है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 121 संसद में चर्चा पर निबंधन। आर्टिकल 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं किया जाना। बोले तो संसद की कार्यवाही की कोई भी जांच न्यायालय नहीं कर सकता। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश पारित करने प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। आर्टिकल 124 के अंदर बोला गया है उस न्यायालय की स्थापना और गठन। आर्टिकल 124 के क में राष्ट्र न्यायिक नियुक्ति आयोग। आर्टिकल 124 के ख में बोला गया है आयोग के कर्तव्य। आर्टिकल 125 ग में बोला गया है आर्टिकल 124 ग में बोला गया है विधि बनाने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 125 न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि के बारे में बात की गई। आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित ये बात करता है। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 126 बात करता है। आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। आर्टिकल 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। बोलता हाई कोर्ट उच्चतम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए प्रत्येक जो भी फैसले होंगे वो एक दूसरे निम्नतम न्यायालयों के लिए एक अभिलेख के रूप में कार्य करेंगे। आर्टिकल 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। आर्टिकल 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता। आर्टिकल 131 का क जो कि नेतृत्व संसद द्वारा किया गया है। 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। आर्टिकल 133 उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। आर्टिकल 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। आर्टिकल 134 का क्या है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। आर्टिकल 135 है विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग होना। आर्टिकल 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। आर्टिकल 137 निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन। आर्टिकल 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। आर्टिकल 139 कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। कुछ मामलों का अंतःकरण। आर्टिकल 140 है उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक प्रक्रिया। आर्टिकल 140 उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ। आर्टिकल 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों द्वारा आबद्ध होना। आर्टिकल 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। यहाँ आर्टिकल 143 है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 144
सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। आर्टिकल 144 का क्या निश्चित है। 145 आर्टिकल न्यायालय के नियम इत्यादि। आर्टिकल 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। आर्टिकल 147 निर्वाचन। अध्याय 5 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात करता है। बोले तो केक के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ इंडिया। आर्टिकल 149 नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। आर्टिकल 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। आर्टिकल 151 स्वयं परीक्षा प्रतिवेदन। भाग 6 ये राज्य के बारे में बात करता है। भाग 5 संघ के बारे में बात करता है। भाग 6 राज्य के अंदर। भाग 6 के अंदर साधारण 152 में परिभाषा दे रखी है। इसका अध्याय 2 है कार्यपालिका। कार्यपालिका में 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल के संबंध में है। सॉरी यहाँ अध्याय 2 की बात करें। कार्यपालिका में राज्यपाल में 153 है। राज्यों के राज्यपाल का गठन। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 156 राज्यपाल की पदावधि। आर्टिकल 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए हटता है। आर्टिकल 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। आर्टिकल 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 161 समाधि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। आर्टिकल 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ये लगभग राष्ट्रपति से ही संबंधित होते हैं। जैसे वहाँ भाग 5 में राष्ट्रपति के प्रावधान थे, वैसे ही भाग 6 में राज्यपाल के प्रावधान है। एक तरीके से बोले तो ये है, राज्य में एक राष्ट्रपति का एक दूत ही होता है जो कि राज्य के संपूर्ण शासन व्यवस्था पर राष्ट्रपति के कहने पर नजर रखता है। राज्य में हो रही प्रत्येक घटना की रिपोर्ट एक सप्ताह में राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजता है। मंत्रिपरिषद की बात करें तो आर्टिकल 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। बोलते विधानसभा या विधान परिषद की गठन किया जाएगा। आर्टिकल 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। राज्य का महाधिवक्ता, वहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल था वैसे ही महाधिवक्ता राज्य में होता है। संघ के अंदर अटॉर्नी जनरल था, यहाँ महाधिवक्ता। राज्य आर्टिकल 165 राज्य का महाधिवक्ता। सरकारी कार्य का संचालन। आर्टिकल 166 और 167 166 में बोले तो राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। आर्टिकल 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल साधारण। आर्टिकल 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन। आर्टिकल 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन। आर्टिकल 170 विधानसभाओं की संरचना। आर्टिकल 171 विधान परिषदों की संरचना। आर्टिकल 172 राज्य के विधानमंडलों की अवधि। आर्टिकल 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। आर्टिकल 174 राज्य के विधानमंडल के 70 सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेशों को भेजने का राज्यपाल का अधिकार। आर्टिकल 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 177 सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। राज्य के विधानमंडल के अधिकारी। यह आर्टिकल 178 में बोला गया है। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का रिक्त होना, प्रत्याग और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल 181
जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना बोले तो सर्वेसर्वा नहीं होगा। आर्टिकल 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 183 सभापति और उपसभापति का पदच्युत होना, प्रत्याह और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या राष्ट्रपति के आर्टिकल 184 है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल 185 है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाए जाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 186 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 187 है राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। कार्य संचालन की बात करें तो आर्टिकल 188 और आर्टिकल 189। आर्टिकल 188 है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 189 है सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। सदस्यों की निरर्थता है। आर्टिकल 190 स्थानों का रिक्त होना। आर्टिकल 192 सदस्यता के लिए निरर्थता है। आर्टिकल 192 सदस्यों की निरर्थता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। आर्टिकल 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले आहरित न होते हुए निरहरित किए जाने या बैठने और मत देने के लिए शास्ति। राज्य के विधानमंडलों उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्नतियाँ। आर्टिकल 194 विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार इत्यादि। आर्टिकल 195 की बात करें सदस्यों के वेतन और भत्ते। विधायी प्रक्रिया की बात करें तो आर्टिकल 196 से लेकर 201 तक विधायी प्रक्रिया के बारे में बताया गया। विधायी प्रक्रिया में आर्टिकल 196 विधेयकों के पूर्व स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उत्पन्न। आर्टिकल 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निबंधन। आर्टिकल 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 199 धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 200 विधेयकों पर अनुमति। आर्टिकल 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। आर्टिकल 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। वित्तीय विषय के संबंध में प्रक्रिया। आर्टिकल 202 से लेकर 207 तक दे रखी है। वित्तीय विषय के संबंध में प्रक्रिया हुई वित्तीय विधेयक वगैरह के बारे में, जैसे कि संघ के अंदर दे रखा है तो वहाँ वैसे ही यहाँ दे रखा है। आर्टिकल 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 203 विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। आर्टिकल 204 विनियोग विधेयक। आर्टिकल 205 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। आर्टिकल 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान। आर्टिकल 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। यहाँ साधारण प्रक्रिया की बात करें तो 208 से लेकर 212 तक दी गई है। 208 प्रक्रिया के नियम। 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। आर्टिकल 210 है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। आर्टिकल 212 न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं किया जाना। बोले तो यहाँ मुख्यमंत्री की विधानसभा की कोई भी जांच उच्च न्यायालय, उस राज्य का उच्च न्यायालय उस सदन की जांच नहीं कर सकता। संसद क्या विधानसभा या विधान परिषद की जांच नहीं कर सकता न्यायालय। अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में बात करता है। यहाँ आर्टिकल 213 में कहा गया है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अध्याय 5 है राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में बात कर रहा है। यहाँ आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक यहाँ उच्च न्यायालय से संबंधित है। आर्टिकल 214 से 231 तक। आर्टिकल 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय। आर्टिकल 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 216 उच्च न्यायालय का गठन।
आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। आर्टिकल 218 है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय को लागू होना। आर्टिकल 219 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। आर्टिकल 220 है स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंध। आर्टिकल 221 है न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि। आर्टिकल 222 है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। आर्टिकल 223 है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 224 है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 224 का है उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 225 है विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता। आर्टिकल 226 है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। यहाँ रिट की बात करें तो उच्चतम न्यायालय से उच्च न्यायालय रिट निकालने के बाद मामले में सर्वोपरि होता है, क्योंकि यहाँ रिट निकालने के मामले में उच्च न्यायालय के पास उच्चतम न्यायालय से कुछ शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। आर्टिकल 226 का क्या है निश्चित है। आर्टिकल 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। आर्टिकल 228 है कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। आर्टिकल 228 का क्या निश्चित है। आर्टिकल 229 उच्च न्यायालय के अधिकारियों और संयुक्त तथा व्यय। आर्टिकल 230 उच्च न्यायालय की अधिकारिता या संघ राज्य क्षेत्रों का विस्तार। आर्टिकल 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। यहाँ बोले तो कॉमन उच्च न्यायालय भी हो सकता है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन न्यायालय हो सकता है। अध्याय से अधीनस्थ न्यायालय। आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 233 का कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ और उनके द्वारा किए गए निर्णय का विधि मान्यकरण। आर्टिकल 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से अधिक आर्टिकल 234 है न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। आर्टिकल 235 है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। आर्टिकल 236 है निर्वाचन। आर्टिकल 237 है कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। बोले तो भाग 6 में के उपबंधों का लागू होना। अधीनस्थ न्यायालय के अध्याय के उपबंधों का लागू होना कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर। भाग 7 है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। यह आर्टिकल 238 था, इसको निश्चित कर दिया गया। भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र। यहाँ आर्टिकल 22 में से हमने आर्टिकल 8 कर लिए हैं अभी तक। भाग 8 है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। आर्टिकल 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। आर्टिकल 239 के कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मतलब यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है ये। आर्टिकल 239 का क्या कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए न्याय स्थानीय विधान मंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन। आर्टिकल 239 के दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 239 के का ख है संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध। बोले तो राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 239 के बारे में बात करता है तो विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश पारित करने की प्रशासक की शक्ति। एक सेकंड गिलास हो गया अभी तक, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। आर्टिकल 239 का ख विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश पारित करने की प्रशासक की शक्ति। आर्टिकल 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। आर्टिकल 242 कोडगु निश्चित, यह निश्चित है। भाग 9 पंचायतों के बारे में बात करता है। आर्टिकल 243 में पंचायत की परिभाषा दे रखी है। आर्टिकल 243 के क में ग्राम सभा की
ग्राम सभा के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 243 के ख में पंचायतों के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 243 के ग में पंचायतों की संरचना की बात की गई है। अनुच्छेद 243 के ग में स्थानों का आरक्षण की बात की गई है। बोले तो किस वार्ड में किस की आरक्षित सीट आएगी उसके बारे में बात की गई। किस समुदाय या किस जाति विशेष की आरक्षित सीट आएगी। आर्टिकल 243 के अण में बात की गई है पंचायतों की अवधि इत्यादि। आर्टिकल 243 के च में बात की गई है सदस्यता के लिए अनिवार्यताएं। आर्टिकल 246 के 6 में बात की गई है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। आर्टिकल 243 के ज में बात की गई है पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी नीतियां। आर्टिकल 243 झ की बात की गई है तो वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। आर्टिकल 243 पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। आर्टिकल 243 पंचायतों के लिए निर्वाचन। आर्टिकल 243 संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। आर्टिकल 243 इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना। आर्टिकल 243 विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। आर्टिकल 243 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। भाग 9 के क में नगर पालिकाओं के बारे में बात की गई है। भाग 9 के क में नगर पालिकाओं के बारे में बात की गई है तो 243 के त में परिभाषाएं दी गई है। 243 के थ में नगर पालिकाओं के गठन के बारे में बात की गई है। 243 के द में नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में बात की है। 243 के ध में वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना के बारे में बात की गई है। 243 के न में स्थानों का आरक्षण के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 243 के प में नगर पालिकाओं की अवधि इत्यादि के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 243 के फ में सदस्यता के लिए निर्भरता की बात की गई है। आर्टिकल 243 के ब में नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व की बात की गई है। आर्टिकल 243 भ में नगर पालिकाओं द्वारा कर आदि आरोपित करने की शक्ति और उनकी नीतियों के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 243 के म में वित्त आयोग के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 243 य में नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 243 के य के क में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की बात की गई है। आर्टिकल 243 के य के ख में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होने के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 243 य के ग में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होने की बात की गई है। आर्टिकल 243 य के घ में जिला योजना के लिए समिति की बात की गई है। आर्टिकल 243 य के अण में महानगर नियोजन के लिए समिति की गठन की बात की गई है। आर्टिकल 243 य के च में विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं के बने रहने के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 243 य के च में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। भाग 9 के ख में सहकारी सोसाइटियां बोले तो सहकारी समितियों की बात की गई है। आर्टिकल 243 के य के ज में परिभाषाएं दी गई है। आर्टिकल 243 य के झ में सहकारी सोसाइटियों का निगमन की बात की गई है। आर्टिकल 243 य के अण में बोर्ड के सदस्यों और उनके पदाधिकारियों की संख्या और पदावधि के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 243 य के ट में बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन की बात की गई है। आर्टिकल 243 य के ठ में बोर्ड का अधिक्रमण और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंध की बात की गई है। आर्टिकल 243 य के ड में सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं की संपरीक्षा की बात की गई है। आर्टिकल 243 य के ड में साधारण निकाय की बैठक संयोजित करने की बात की गई है। आर्टिकल 243 य के अण में सूचना प्राप्त करने का सदस्यता के अधिकार के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 243 य के त में विवरणियां दी गई है। आर्टिकल 243 य के त में अपराध और शास्तियां दी गई है। आर्टिकल 243 य के द में बहुराज्य और सहकारी सोसाइटी को लागू होने के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 243 य के द में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होने के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 243 के य के न में विद्यमान विधियों का जारी रहने के बारे में बात की गई है। यहाँ अब हम भाग 10 पढ़ेंगे। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में बात की गई है।
आर्टिकल 244 और 244 के तहत भाग 10 में बताया गया अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में। अनुसूचित क्षेत्र आर्टिकल 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 244 के क में असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों की समाविष्टि करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन की बात की गई है। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध की बात की गई है। भाग 11 के अध्याय 1 में विधायी संबंध के बारे में बात की गई। विधायी शक्तियों का वितरण 245 आर्टिकल संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। आर्टिकल 246 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। आर्टिकल 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। आर्टिकल 249 राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 250 आर्टिकल 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो जाए तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में है सहमति। आर्टिकल 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। आर्टिकल 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। आर्टिकल 257 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असहमति। आर्टिकल 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षा उत्तर प्रक्रिया के विषय मानना। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध साधारण। आर्टिकल 255 राज्यों की ओर संघ की बाध्यता। आर्टिकल 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। आर्टिकल 257 का निश्चित। आर्टिकल 258 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। आर्टिकल 258 के ख में संघ को करते सौंपने की राज्य की शक्ति। आर्टिकल 259 निश्चित। आर्टिकल 260 भारत के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। आर्टिकल 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही जल संबंधी विवाद के बारे में बात की गई। तो आर्टिकल 262 में अंतर्राज्यिक नदी या नदी नालों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। राज्यों के बीच समन्वय कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स। आर्टिकल 263 अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध बात की गई। आर्टिकल भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद के बारे में बात की गई है। इसके अध्याय 1 में वित्त के बारे में साधारण बातचीत की गई है। आर्टिकल 264 निर्वाचन के बारे में। आर्टिकल 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाना। आर्टिकल 266 भारत और राज्यों के संचित निधियों और लोक लेखे। आर्टिकल 260 आकस्मिक निधि। यहाँ आकस्मिक निधि थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। आर्टिकल 267 आर्टिकल संघ और राज्य के बीच राजस्व के वितरण के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल्स में आर्टिकल 268 संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। आर्टिकल 268 का क संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाला और संघ तथा राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाने वाला सेवा कर। आर्टिकल 269 संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्य को सौंपे जाने वाले कर। आर्टिकल 270 उद्गृहित और कर और उनका संघ तथा राज्य के बीच वितरण। आर्टिकल 271 कुछ शुल्क और करों पर आर्टिकल 271 कुछ शुल्क और करों पर संघ के प्रायोजनों के लिए अधिभार। आर्टिकल 272 निश्चित। आर्टिकल 267 जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। बोले तो जूट पर जो भी उत्पाद बनेंगे उनके निर्यात शुल्क के स्थान पर उनको सब्सिडी दी जाएगी, वहाँ पर निर्यात शुल्क कोई नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 277 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबंध प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। आर्टिकल 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। आर्टिकल 276 बढ़तियों व्यापार आजीविका और नियोजनों पर कर। आर्टिकल 270 व्यावृत्ति
आर्टिकल 278 निश्चित। आर्टिकल 279 शुद्ध आगम आदि की गणना। आर्टिकल 280 वित्त आयोग की बात की गई है। इसमें आर्टिकल 281 वित्त आयोग की सिफारिशों की बात की गई है। प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध। आर्टिकल 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय। आर्टिकल 283 संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा इत्यादि। आर्टिकल 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। आर्टिकल 285 संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। आर्टिकल 286 माल के क्रय विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निबंधन, मतलब सेल टैक्स की बात की गई है यहाँ पर। आर्टिकल 286 में आर्टिकल 287 विद्युत पर करों से छूट। आर्टिकल 288 पर जल या विद्युत के संबंध में राज्य द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। आर्टिकल 289 है राज्य की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। आर्टिकल 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। आर्टिकल 290 का क्या है, कुछ देवस्थान निधियों को वार्षिक संदाय सॉरी कुछ व्यय और पेंशन के संबंध में समायोजन। आर्टिकल 290 का कुछ देवस्थान निधियों के वार्षिक संदाय। 291 निश्चित। आर्टिकल 292 अध्याय 2 में, इसमें भाग 2 में उधार लेने के बारे में बात की गई है। अध्याय 2 में आर्टिकल 292 और 93 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293 राज्य द्वारा उधार लेना। अध्याय 3 संपत्ति संहिताएं, अधिकार दायित्व बाध्यताएं और विवाद और वाद। आर्टिकल 294 कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। आर्टिकल 295 अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। आर्टिकल 296 राजगामी या व्यक्तिगत या स्वामीहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। आर्टिकल 297 राज्य, क्षेत्रीय, सागरखंड या महाद्वीप या मगन तटभूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्त्रोतों का संघ में निहित होना। आर्टिकल 298 व्यापार करने की अधिक शक्ति। आर्टिकल 299 संविधाएं। आर्टिकल 300 वाद और कार्यवाहियाँ। अब यहाँ जो 95 अनुच्छेद में हमारे बच। आर्टिकल अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 300 का 31 से हटाकर, यहाँ मूल अधिकार से हटाकर इसको 300 का में लाया गया है। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना। यहाँ भाग 13 से लेकर आगे भाग 22 तक जो कि 95 अनुच्छेद हमारे बच गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोशिश रहेगी इसी में करने की, लेकिन हो सकता है ये वीडियो बीच में ही रुक जाए। तो अब यहाँ से आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इस वीडियो में। मैं चाहता तो इसी एक पार्ट में ही था, लेकिन कुछ टाइम बाउंडेशन की वजह से हम नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक होगा हम करेंगे यहाँ भी, लेकिन हो सकता है बीच में वीडियो रुक जाए क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में भाग 13 में बात की गई है। आर्टिकल 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। आर्टिकल 302 व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन आरोपित करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों का पर निर्बंधन। आर्टिकल 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। आर्टिकल 305 विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। आर्टिकल 306 निश्चित कैंसिल कर दिया गया है संसद द्वारा। आर्टिकल 307 अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रायोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। भाग 14 संघ और